हेलो। हेलो। आ गए सभी लोग? सभी लोग आ गए? हाँ सर। हाँ, ठीक है। कल 13 विद्यार्थी थे, आज 10-11 विद्यार्थी हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने भाषा का स्वरूप, उसका महत्व और भाषा की विशेषताएं हमने देखी। आज आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? हाँ सर, आ रही है। ओके ओके। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का क्या महत्व है इसके संदर्भ में। ठीक है। वैश्वीकरण किसे कहा जाता है, पता है आपको? कोई बता पाएगा? वैश्वीकरण नाम सुना है आपने? वैश्वीकरण नाम सुना है क्या आपने? वैश्वीकरण नहीं सर। नहीं सुना है। अच्छा, आपने भूमंडलीकरण नाम सुना है क्या? भूमंडलीकरण नो। नहीं सुना है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन नाम सुना है क्या आप? हाँ सर। हाँ, उसको मराठी में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन को? मराठी में क्या कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन को? क्या कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन का? मराठी में क्या अर्थ होता है, कोई बताएगा? वर्ल्ड वाइड। हेलो, कोई बताएगा? कोई बताएगा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम मराठी में जा, जागतिकीकरण कहते हैं। जागतिकीकरण है ना? जागतिकीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। उसी को हिंदी में अ, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहा जाता है। समझ में आया आपको अर्थ वैश्वीकरण का? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो, हमने बहुत बार सुना होगा ये शब्द कि ये जागतिकीकरण से युग आहे, हे ग्लोबलाइजेशन से युग आहे, या ये वैश्वीकरण का युग है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन से जोड़ते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, या जागतिकीकरण जिसको कहा जाता है वो क्या है, या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, शब्द एक ही है। पहले उसकी अर्थ को हम समझ ले कि किसे जो है वह ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन ये कोई एक प्रक्रिया है, और भारत में ये प्रक्रिया 1990 के दशक से शुरू हुई, 1990 के दशक से। अब इसको मराठी में कहा जाए तो उदारीकरण, खासगीकरण, इस तरह शब्द दिए जाते हैं। निजीकरण, उदारीकरण इसको कहा जाता है, और जागतिकीकरण। तात्पर्य यह है कि आपने 1990 से एक मुक्त अर्थव्यवस्था का चयन किया। मतलब 1990 के पहले दुनिया के सभी देश व्यापार के स्तर पर यह स्वतंत्र थे। स्वतंत्र थे का मतलब क्या था? उनकी कुछ मर्यादाएं थी। वे अपनी मर्यादा में रहकर दूसरे देशों में व्यापार किया करते थे। लेकिन 90 के दशक से हमने क्या कर दिया, पूरी दुनिया ने मिलकर ये जो सभी आर्थिक निर्बंध लगे हुए थे, उन आर्थिक निर्बंधों को तोड़ दिया, ताकि कोई भी देश किसी भी देश में जाकर हम अपनी चीजों को बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उस नियमों के तहत, जो नियम बनाए गए उस नियमों के तहत। अर्थात क्या कर दिया कि ये एक आर्थिक संकल्पना है। ग्लोबलाइजेशन मूल रूप में देखा जाए तो ये एक आर्थिक संकल्पना है।
इससे क्या हुआ कि दुनिया में सभी देशों के जो बाजार है वो सभी के लिए खुल गए, सभी के लिए खुल गए। जैसे भारत अमेरिका में जाकर, अमेरिका जापान में जाकर, जापान चीन में जाकर, चीन कोरिया में जाकर, ये जो भी देश हो, अलग अलग देशों की जो इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी है उसके अनुसार जो है वह आर्थिक रूप में छूट दी गई। परिणाम यह हुआ कि दुनिया एक बाजार के रूप में सामने आ गई। तो ये दुनिया छोटी बन गई। सूचना और प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में दुनिया सब छोटी बन गई और कोई भी दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश में जाकर आर्थिक स्तर पर एक दूसरे के साथ व्यवहार व्यवसाय किया करता था। ये आर्थिक संकल्पना होने के बावजूद भी, इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी होने के बावजूद भी ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है वो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भी देखा जा सकता है। तो आज जो दुनिया जिसे हम कहते हैं कि छोटी बन गई है, आज हम एक ही जैसे यहाँ बैठे हुए कहीं पर भी दुनिया के किसी भी देश में भी एक पल भर में फोन लगा सकते हैं, एक फोन पर एक ईमेल कर सकते हैं, दूसरे ही पल, दूसरे ही सेकंड में अमेरिका में हमारा मेल पहुंच जाएगा। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। देश की कौन सी भी चीज कहीं से भी लानी हो तो हम कुछ पलों में ही ला सकते हैं, कुछ पल में ही देख सकते हैं। तात्पर्य क्या है कि ग्लोबलाइजेशन यह संकल्पना देश को एक ग्राम में बदल दिया, एक गांव के रूप में तब्दील कर दिया है पूरे देश को। तो इसका प्रभाव जो है, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, ये सामाजिक स्तर पर भी देखा जा सकता है, आर्थिक स्तर पर भी देखा जा सकता है और सांस्कृतिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। मतलब जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पिछले 20-30 साल में प्रगति की है, 20-30 साल की प्रगति की है, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या आर्थिक क्षेत्र, इसमें जितनी अधिक प्रगति हुई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सब देश, अब पूरी दुनिया जो है वो छोटी बन गई है। हम सहज रूप में दुनिया में सुचारू रूप से एक दूसरे के साथ संवाद या एक दूसरे के साथ व्यवसाय, एक दूसरे की सांस्कृतिक आदान प्रदान सहज रूप में कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने सभी टर्मिनोलॉजी को, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, आज हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवहार पूरी तरह से बदल गए। जैसे पहले नकदी रूप में पैसे का लेन देन हुआ करता था और हमारे पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक उपलब्ध थे। हमें अगर पैसा चाहिए तो बैंक में जाकर हमें पैसा निकालना पड़ता था और अगर हमें हमारा पैसा रखना हो तो भी जो है वो बैंक में जाकर ही इस प्रकार का काम करना पड़ता था। लेकिन आज बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है, पैसा प्लास्टिक मनी हो गया है, पैसा देखने की जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन का जमाना है, एटीएम का जमाना है, खास करके ऑनलाइन या नेट बैंकिंग का जमाना है। हम पल भर में, चाहे वो यूपीआई का जमाना है, हम 1 मिनट में, एक क्षण में कहीं भी आर्थिक व्यवहार कर सकते हैं। तात्पर्य क्या है, आर्थिक व्यवहार का जो पहला स्वरूप था वो पूरी तरह से बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। पहले शिक्षा हम किसी गुरुकुल में जाकर या किसी स्कूल में जाकर पढ़ा करते थे। आज भी वैसी परंपरागत रूप में शिक्षा शुरू है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा भी शुरू है। आज वीडियो के माध्यम से, अलग अलग ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, उपग्रह चैनलों के माध्यम से हमें घर बैठे शिक्षा भी ले सकते हैं। तो जिस प्रकार की राजनीति, समाज, जिस प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है, वो किसके कारण हुआ है? ये सब परिवर्तन किसके कारण हुआ है? ये सब परिवर्तन किसके कारण हुआ है? कोई बताएगा? आप अगर बोलोगे नहीं उधर से तो मुझे कैसे समझ में आ जाएगा कि आप ठीक तरह से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ये जो परिवर्तन हमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप में देखने के लिए मिल रहा है, वो किसकी वजह से हुआ है? ये सब हमारी ही वजह से हुआ है। हमारी वजह से हुआ है। तात्पर्य ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जितनी प्रगति कर ली है
है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रगति और दूसरी संकल्पना है ग्लोबलाइजेशन, मतलब जागतिकीकरण या वैश्वीकरण ने इस प्रकार की परिस्थिति को बना दिया है, इस प्रकार की परिस्थिति को बना दिया है। अगर हम वैश्वीकरण के साथ साथ नहीं चलते, जमाने के साथ साथ या दुनिया के साथ साथ नहीं चलते, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी अधिक प्रगति नहीं होती। आज माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, या जो भी आईटी क्षेत्र में इस प्रकार की संस्थाएं हैं जिनकी मदद से इस प्रकार का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है। यदि हम दुनिया के साथ नहीं चलते तो दुनिया की इस रेस में पिछड़ जाते हैं। तो समझ लीजिएगा कि ग्लोबलाइजेशन ने ये सभी शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया, बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया, अर्थव्यवस्था को बदल दिया, यहाँ तक कि राजनीतिक स्वरूप को भी बदल दिया। आजकल वर्चुअल राजनीति है, नेतागण भी मोबाइल के माध्यम से भाषण दे रहे हैं, नेतागण भी आईटी, उनका एक आईटी सेल है जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार नेताओं की राजनीति हो रहा है। सामाजिक रूप में भी बहुत अधिक परिवर्तन, रूढ़ी परंपरा या जितनी भी कुछ पुरानी बातें थी वो नतभ्रष्ट हो गई। अब नया नया समाज आ रहा है, नई नई बातें आ रही है, समाज में नई प्रकार की संकल्पनाएं आ रही है, अलग अलग लाइफस्टाइल बदल गई है लोगों की। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हमें देखने के लिए, पहले मेला, नाटक, टीवी, टेलीविजन के माध्यम से मनोरंजन था। आज इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से नया नया मनोरंजन, नए नए ज्ञान के स्रोत आज उपलब्ध है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सब परिणाम ग्लोबलाइजेशन का है, ये सब परिणाम वैश्वीकरण का है, ये सब परिणाम जागतिकीकरण का है। समझ में आ रही ना बात आपको? हाँ सर। हाँ, तो ये सब परिणाम इस तरह से हो रहे हैं। तो देखिए कि इसका जागतिकीकरण का परिणाम हमारी राजनीति, समाज, इस पर तो सब हुआ है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में देनी चाहिए, इसका प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा है। सभी भारतीय भाषाएं, सभी भारतीय भाषाएं, और एक भाषा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस ग्लोबलाइजेशन के युग में। कौन सी भाषा का महत्व बढ़ गया है? इंग्लिश। अंग्रेजी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अंग्रेजी भाषा का महत्व ग्लोबलाइजेशन के युग में या जागतिकीकरण या वैश्वीकरण के युग में बहुत अधिक बढ़ गया है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, या इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सभी जगह पर जो है वह अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत को हम माने तो 1990 का आखिरी, 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक, मतलब 90, वो 10 साल और ये 20 साल, मतलब ये जो प्रक्रिया है ग्लोबलाइजेशन की, वो निरंतर 30 साल तक चली आ रही है। 30 साल हो गए इस प्रक्रिया को। धीरे धीरे उसके परिणाम आज हमारे सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसा आपने कहा कि अंग्रेजी भाषा का महत्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, वो एक बात सही है। लेकिन आपने जिस बात का और फोकस नहीं किया कि कुछ समय ऐसा था अंग्रेजी की मोनोपोली थी पूरे क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में हो या सभी जगह पर हो, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भाषाओं का भी प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के शुरुआत के एक 10-15 साल के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी की मोनोपोली इतनी बढ़ गई है कि शायद ये सभी भारतीय भाषाएं मर जाएगी। इस स्पर्धा में भारतीय भाषाएं बहुत संघर्ष कर रही है, वो पिछड़ जाएगी और सभी जगह पर अंग्रेजी हो जाएगी, क्योंकि धड़ल्ले से अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल सब शुरू है। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ रहेगा ही नहीं, ऐसा हमें डर था। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो वैश्वीकरण के इस युग में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, भारतीय भाषाएं भी जो है वो अत्यंत सबल बन रही है। हमें इस टॉपिक पर देखना है कि वैश्वीकरण के इस युग में हिंदी भाषा का क्या स्थान है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या स्टेटस है, अभी कौन से स्थान पर है।
तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा, देखिए एक बहुत बड़े नामी गिरामी भाषा वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नोम चामस्की, अंग्रेजी है। उन्होंने कहा था कि वैश्वीकरण का अर्थ अंतरराष्ट्रीय एकीकरण है और इस एकीकरण में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। उनके अनुसार ये विश्व जो है वो पूरा बाजार बन गया है और इस बाजार हो गया है क्योंकि आर्थिक रूप में सभी मर्यादाएं हट गई, तो हम एक बाजार का रूप हमने ले लिया। तो विश्व एक बाजार है और ये बाजार में व्यापार करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, विश्व बाजार में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वही भाषा जीवित रहेगी, वही भाषा जीवित रहेगी। अर्थात ये संपूर्ण विश्व में जो बाजार आज प्रमुख बन गया है, विश्व बाजार, आज हम देखते हैं सभी जगह पर बाजारीकरण हुआ है। आज हम कुछ चीजें खरीदने के लिए पहले बाजार में जाया करते थे, पहले दुकान में जाया करते थे, आज दुकान हमारे घर में आ गई है ना। अमेजोन हो, स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो, अलीबाबा हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो साइट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, मतलब हमें घर बैठे खरीदारी उपलब्ध करा दी, मतलब बाजार हमारे घर में घुस गया है। पूरी दुनिया एक बाजार में व्याप्त होगी और बाजार की जो भाषा होगी वही भाषा जीवित रहेगी। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब जिसको हम लोक संख्या कहते हैं, पॉपुलेशन की दृष्टि से दुनिया में भारत का स्थान कितना है? कितने नंबर पर है? दूसरा दूसरा दूसरा। पहले नंबर पर कौन है? चीन। चीन है। तो पॉपुलेशन की चीन। दृष्टि, हाँ हाँ, तो पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत ये दूसरे स्थान पर है, बहुत बड़ा देश। अब जितनी ज्यादा जिस देश की जनसंख्या होगी उस देश में बाजार की संभावनाएं बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। बढ़ती है, मतलब खरीदार ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, खरीदार ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो भारत जैसा एक विशालकाय देश जिसमें अमीर वर्ग के लोग ज्यादा नहीं रहते, भारत में मिडिल क्लास और निचले क्लास के लोग ज्यादातर, मतलब ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और खरीदारी ज्यादा करना और बाजार की और खरीदारी करने के लिए मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी चीजें वो खरीदता है मिडिल क्लास, हालांकि सभी जरूरतमंद लोगों को तो आवश्यकताएं होती है, लेकिन ज्यादातर जिसे कहा जाता है, जिसको बाजार का जादू जिस पर चलाया जा सकता है, वो है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग। तो दुनिया का सबसे बड़ा मध्य वर्ग किस देश में है? भारत। भारत में है। मतलब सबसे बड़े, सबसे ज्यादा ग्राहक जो है वो भारत में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण ये पूरी तरह की व्यापार की मर्यादाएं हट गई, इसलिए पूरी दुनिया को भारत का बाजार ललचा रहा था। पूरी दुनिया के लोग जो है भारत में अपने उत्पाद को बेचना चाहते थे भारत में। इसलिए आज जितने भी देशी और विदेशी प्रोडक्ट्स है दुनिया भर के, वो सभी कहां बेचे जाते हैं? भारत में बेचे जाते हैं। कहने का मतलब बाजार की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा विशाल आबादी वाला देश भारत, ये दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए वैशाली, बताइए। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग ज्यादा है तो व्यापार की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पूरी दुनिया के कंपनियों को ऐसा जान पड़ा कि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर अपने उत्पाद को सहज रूप में लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर भारत की बाजार में घुसना हो और भारत में जाकर अपनी चीज को बेचना हो
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भारत के लोगों की भाषा को जानना चाहिए। जिस भाषा में वो बोलते हैं उसी भाषा को हमें बोलना पड़ेगा, है ना, उसी भाषा को हमें बोलना पड़ेगा ताकि हमारे उत्पाद हम लोगों तक पहुंचा सके। मतलब भारतीय लोगों की भाषा में बोलकर ही लोगों तक उस उत्पाद तक पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी चीजों को खरीदा जा सके, है ना। तो सबसे पहले बाजार की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक कॉमन लैंग्वेज है। कौन सी है? हिंदी। हाँ, भारत के लोगों की एक हिंदी। कॉमन, हाँ, हिंदी है। मतलब भारत के भारत के अंतर्गत 70% से ज्यादा लोग, 70% से ज्यादा लोग हिंदी को जानते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। इसलिए एक वैश्विक एक देश के रूप में देखा जाए तो हिंदी ये सबसे महत्वपूर्ण भाषा है जिस भाषा के जरिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक पहुंचना सहज हो जाएगा। इसलिए विदेशी व्यापारियों ने या विदेशी कंपनियों ने हिंदी के माध्यम से लोगों तक अपने उत्पाद को पहुंचाने का काम किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों का विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब समझते हैं आप? जाहिरात। जाहिरात। जाहिरात या एडवर्टाइजमेंट जिसको कहा जाता है। तो ये सभी जाहिरात, एडवर्टाइजमेंट या जिसको हम कहते हैं विज्ञापन, ये सभी प्रकार के विज्ञापन हिंदी में देना शुरू कर दिया, है ना। अब जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सभी विदेशी प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान लीवर, ये विदेशी प्रोडक्ट है। बाकी जितने भी विदेशी प्रोडक्ट है, चाहे वो अमेरिका के हो, जापान के हो, चीन के हो, जो भी हो, ये सभी प्रकार के विदेशी कंपनियों ने अपने विज्ञापन किस भाषा में देना शुरू कर दिया? हिंदी। हिंदी में देना शुरू कर दिया। मतलब हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। अगर टेलीविजन हम सब देखते हैं, टेलीविजन में जितने भी विज्ञापन आते हैं उन विज्ञापनों में 75% विज्ञापन तो हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। सभी विज्ञापनों का औसतन 75% हिस्सा यह हिंदी भाषा का है। हिंदी भाषा के माध्यम से वो विज्ञापन दिए जाते हैं। और पूरे दुनिया भर की चीजों को देखा जाए तो दुनिया के मतलब भारत में बेची जाने वाली सभी विदेशी चीजें, 70% चीजें हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, गांव गांव तक पहुंची, शहर शहर तक पहुंची। कोलगेट का हो, पेप्सोडेंट का हो, हिंदुस्तान लीवर का हो, पेप्सी का हो, कोका कोला का हो, हीरो होंडा का हो, जितने भी विज्ञापन हम देखते हैं वो सभी विज्ञापन हिंदी है। ये सब क्यों? उन्होंने पहचाना कि सबसे ज्यादा मतलब दैनंदिन जीवन में लगने वाली जो सभी चीजें हैं ना, जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, सौंदर्य प्रसाधन है, ये सभी चीजें जो दैनंदिन जीवन से लेकर मोटर, कार, फ्रिज, गाड़ी, ये सभी के विज्ञापन हिंदी में होते हैं। इसीलिए पहचान लिया कि हिंदी का महत्व अपने आप बढ़ गया, है ना। विदेशी लोगों के लिए हिंदी महत्वपूर्ण बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि उनको अपनी चीजें बेचने के लिए उन्होंने हिंदी का आधार लिया। उनको पता था अगर अपनी चीजें भारत में बेचनी है तो भारत के लोगों की भाषा के द्वारा ही बेची जा सकती है। अगर हम अंग्रेजी में उसका प्रचार प्रसार करेंगे, अंग्रेजी में अगर टूथपेस्ट का विज्ञापन देंगे, अंग्रेजी में अगर हम साबुन का विज्ञापन देंगे, तेल का विज्ञापन देंगे या बाकी कोई चीजों का विज्ञापन देंगे तो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। क्योंकि वो चीजें लेने वाला जो है वो मिडिल क्लास है, मध्यवर्गीय लोग हैं जो इन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कोई अंबानी या अदानी टूथपेस्ट खरीदने के लिए बाजार में जाएगा क्या? नहीं। नहीं जाएगा। कोई आपका डिटर्जेंट के लिए कोई नीता अंबानी जाएगी क्या बाजार में? नहीं। नहीं जाएगी। मतलब हम मिडिल क्लास लोग ही को पता है कि कौन सा निरमा लेना है, सर्फ एक्सेल लेना है, रिन लेना है या और कौन सा लेना है, या पेप्सोडेंट लेना है, कोलगेट लेना है, डाबर लेना है या दंत कांति लेना है। ये सभी चीजों के नाम किसको पता है? हमें पता है, अंबानी को पता नहीं, है ना। तो ये जो है
विदेशी लोगों को बिल्कुल पता था कि हमारी चीजों को अगर सामान्य जब बेचना है भारत में, तो भारत की भाषा को सीखना होगा। भारत की भाषा के प्रति उनको आस्था थी क्या? तो नहीं थी। उनको अपने उत्पाद बेचना था, इसलिए उन्होंने भारत की भाषा का उपयोग किया। इसलिए इस ग्लोबलाइजेशन के युग में हिंदी भाषा का महत्व अपने आप बढ़ गया। बाजार की भाषा के रूप में हिंदी का महत्व बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ, बाजार की भाषा के तो भारत के दुनिया भर के उत्पाद निर्माताओं के लिए एक खरीदार देश बन गया और भारत का व्यापार बढ़ गया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, अब हिंदी लोग, आप कहते हैं कि हिंदी में ही विज्ञापन क्यों क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक औसतन आंकड़ा बताया कि 70% लोग यहाँ के हिंदी से जुड़े हुए हैं। मतलब कैसे? यहाँ के 40 करोड़ लोग, 125 करोड़ जनसंख्या है हिंदुस्तान की, उसमें से 40 करोड़ लोगों की ये मातृभाषा है। 40 करोड़ लोगों की हिंदी ये मातृभाषा है। और द्वितीय भाषा के रूप में, जैसे आप सभी मुझे पता है आप सभी मराठी भाषिक होंगे, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम हिंदी को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? सीख रहे हैं हाँ ना? सर। हाँ, मतलब हमें हिंदी समझ में आती है या नहीं आती है? आती। हाँ, मतलब ऐसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में भारत के लगभग 35 करोड़ लोग हिंदी को जानते हैं और बाकी के 30 करोड़ लोग ऐसे वैसे मतलब हिंदी से सरोकार रखते हैं। जैसे मेरे पिताजी हो, मेरी माँ हो, भले ही वो उनको सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं थी, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, फिर भी हिंदी को वो समझती है ना? ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदी से सरोकार रखते हैं। तात्पर्य है कि लगभग 80-85 करोड़ लोग हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं भारत के। इसलिए भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी के साथ जुड़ा होने के कारण ही व्यापार के लिए, बाजार के लिए, अपने उत्पाद को बेचने के लिए हिंदी का आधार लिया गया और उसी में विज्ञापन दिए गए। बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। हाँ, मतलब आपने समझ लिया कि ये बाजार की भाषा के रूप में, ग्लोबलाइजेशन के रूप में अंग्रेजी से ज्यादा किसको महत्व है? आप हिंदी। हिंदी को है। बात तो पहले क्लियर हो गई कि अंग्रेजी का जो मोनोपोली थी बाजार के क्षेत्र से, तो उसको निकाल दिया। हम रिक्शा वाले को कभी हम अगर मुंबई में गए, हम अगर दिल्ली में गए, तो अंग्रेजी में बात करते हैं कि रिक्शा वाले से? नो सर। हम कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी। हिंदी। हिंदी में, एक्चुअल हिंदी में बात करते हैं। तो व्यापक रूप में बाजार के रूप में हिंदी ये महत्वपूर्ण भाषा हो गई। अंग्रेजी में ज्यादा वर्चस्व बाजार के क्षेत्र में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। अब दूसरा है, संचार माध्यम के क्षेत्र में हिंदी ने भी बड़ी कमाल की। संचार माध्यम जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रैवलिंग। हाँ, नहीं, संचार माध्यम मतलब वो नहीं है, वो जिसको यातायात के साधन का संचार माध्यम का मतलब होता है जनसंचार माध्यम, टेलीविजन, रेडियो। टेलीविजन। हाँ, टीवी, मोबाइल। रेडियो, मोबाइल, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह वगैरह। ये सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रित माध्यम। मुद्रित का मतलब जिसको छापा जाता है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। अब देखो, भारत में लगभग 10,000 से ज्यादा समाचार पत्र पत्रिकाएं छपती है, लेकिन अगर टॉप 10 समाचार पत्र अगर आप गूगल पर डालोगे ना, टॉप 10 समाचार पत्र हिंदी के, ये माफ कीजिएगा भारत के सबसे बेस्ट या टॉप 10 न्यूज़पेपर की सूची या लिस्ट दे दो, बोलो आप अगर गूगल को कहोगे, तो उसमें से सबसे पहले नंबर पर आ जाता है दैनिक जागरण। मतलब 10 में से जो 7 है, 10 में से 7 समाचार पत्र वो किस भाषा के हैं? हिंदी भाषा के। भारत के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले 10 समाचार पत्रों में 7 समाचार पत्र हिंदी के हैं। और सबसे टॉप लेवल पर सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला समाचार पत्र में दैनिक जागरण, भास्कर, अमर उजाला, जनसत्ता, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे अलग अलग। और
द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 3 समाचार पत्र ही अंग्रेजी है। बाकी के सब जो समाचार पत्र है वह हिंदी के हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके साथ साथ ये सभी समाचार पत्र के अब ई संस्करण आ गए। ई संस्करण, ई एडिशन, इसका मतलब जानते हैं आप? नहीं सर। हाँ, अब जो लूज रूप में हमारे यहाँ पर समाचार पत्र वाला सका सुबह आकर अखबार डालता है, हम उसको पढ़ते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर एक अखबार आता है जैसे लोकमत या दिव्य मराठी, लेकिन मान लीजिए मेरे यहाँ पर केवल लोकमत आता है और मुझे दिव्य मराठी पढ़ना हो तो किसी पड़ोसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर मैं कहाँ जाऊं? इंटरनेट पे, मोबाइल पे। मोबाइल। बिल्कुल सही है, मोबाइल हाथ में लिया जाए तो इंटरनेट या जिसको कहा जाता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम देख सकते हैं। हेलो सर, हाँ लेक्चर सुनिए सर, कर दो 10 मिनट। तो इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। मतलब केवल दिव्य मराठी ही नहीं है, बल्कि जो भी समाचार पत्र भारत का और दुनिया भर का है ना, द डॉन पढ़ना हो हमें, या वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ना हो, या जो भी पढ़ना हो, अमेरिका, जापान, चीन, दुनिया का कोई भी समाचार पत्र हम कहां पढ़ सकते हैं? इंटरनेट पर। इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। मतलब उनका ई एडिशन आ गया है। ई एडिशन का मतलब होता है ई संस्करण, मतलब यह हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको सॉफ्ट कॉपी में भी वो मिलता है। तो भारत में जितने हिंदी समाचार पत्र हैं, जितने टॉप हिंदी समाचार पत्र हैं, टॉप से भी ज्यादा और भी जो समाचार पत्र हैं, वह सभी समाचार पत्रों की ई एडिशन हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे औरंगाबाद में मुझे मेरे घर पर दैनिक जागरण नहीं मिलता है, तो मैं दैनिक जागरण पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता हूं? पढ़ सकते हैं। पढ़ सकता हूं। हाँ, मोबाइल के माध्यम से मैं भास्कर पढ़ सकता हूँ, जागरण पढ़ सकता हूँ, या जो भी हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ी हूँ मैं पढ़ सकता हूँ। तो हिंदी के अधिकांश समाचार पत्रों के ई एडिशन है, ई संस्करण है। उसी प्रकार बहुत सी पत्रिकाएं, जर्नल्स जिसको कहा जाता है, हजारों जर्नल्स और ब्लॉग, हिंदी ब्लॉग जो होते हैं ना, अलग अलग विषयों के, मनोरंजन के विषय, ज्ञान विषयक, शिक्षा विषयक, व्यापार विषयक, टेक्नोलॉजी के संबंध में हजारों ब्लॉग, हजारों कह रहा हूं मैं, हजारों, 10, 20, 25,000 ब्लॉग हमें आज हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी में ब्लॉग भी उपलब्ध है, समाचार पत्र भी उपलब्ध है, पत्रिकाएं भी उपलब्ध है। मतलब हिंदी का प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से भी ये सभी ई संस्करण या इंटरनेट पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हिंदी इतनी समृद्ध बन गई है कि आप केवल किताबों में ही नहीं है, बल्कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में भी हमें देखने के लिए मिलती है, या हम सहज रूप में कोई भी समाचार पत्र पत्रिका पढ़ सकते हैं या ले सकते हैं। जितना अंग्रेजी में हमें प्राप्त नहीं होगा ई एडिशन, उतना अंग्रेजी, अगर हिंदी के, अगर आपको पत्रिकाएं चाहिए, मतलब सृजन गाथा हो, वेब दुनिया हो, या हिंदी कुंज हो, साहित्य सृजन हो, ऐसे असंख्य समाचार पत्र पत्रिका हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और ये केवल ये इसलिए हुआ कि टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ। इसलिए इससे सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? एक तो जिनके पास दूर दराज क्षेत्र में या देहाती क्षेत्र में जहां पर पत्र पत्रिकाएं पहुंचती नहीं, वहां, या अमेरिका में बैठे हुए लोगों को हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाला आज दैनिक आज तक पढ़ने को मिला, अमर उजाला पढ़ने को मिला। मतलब दुनिया भर की खबरें, भारत के सभी खबरें आप अमेरिका में बैठकर या कहीं अन्य जगह पर बैठकर आपको पढ़ने के लिए मिल सकती है ना। तो सब इसके क्षेत्र में देखा जाए तो जो हमें देखने के लिए मिलता है, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या मुद्रित माध्यम के क्षेत्र में, संचार माध्यम में, मुद्रित माध्यम के क्षेत्र में भी हिंदी का दबदबा है, हिंदी का रेपुटेशन है। उसी तरह हम देखें कि रेडियो के माध्यम से भी, एफएम रेडियो ने तो रेडियो को नई संजीवनी दी है। रेडियो
हम कहते थे कि टेलीविजन के जमाने में आप रेडियो कौन सुनता है, ऐसे हमारी धारणा थी, है ना। लेकिन जब रेडियो मिर्ची आ गया ना, एफएम रेडियो, सुनते हैं ना आप एफएम रेडियो? नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, अच्छा ठीक है। हम रिक्शा, शहरों में अगर हम ऑटो रिक्शा में बैठे, ये चाहे सिटी बस में बैठो, ऑटो रिक्शा में बैठो, महानगरों में हम मेट्रो में बैठे, या जहां कहीं बैठो, हर जगह हम गाड़ी में बैठे तो भी 93.8 शुरू हो जाता है गाना, है ना, गाने शुरू हो जाते। तो एफएम रेडियो ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी उपग्रह के माध्यम से अलग प्रकार की अ, हिंदी के कार्यक्रम देना शुरू कर दिया है। सभी जगह पर हिंदी के कार्यक्रम हमें सुनने के लिए मिल जाते, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। ब्रिटेन में मतलब इंग्लैंड में तो बीबीसी हिंदी चलता है, एक बहुत बड़ा चैनल चलता है बीबीसी हिंदी। ऐसे हिंदी के बहुत से कार्यक्रम रेडियो पर भी आज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो रेडियो पर भी चाहे वो केवल समाचार ही नहीं दिए जाते, बल्कि एफएम एफएम में तो 98% हिस्सा सब गानों का ही होता है। सभी मनोरंजन के कार्यक्रम, सभी मनोरंजन के कार्यक्रम हिंदी में सुनाए जाते हैं आपको। मतलब रेडियो के क्षेत्र में भी हिंदी की अपनी एक हैसियत है, अपनी एक जिसे कहा जा सकता है प्रतिष्ठा है, रेडियो के क्षेत्र में भी देखी जाती है। उसके बाद हम टेलीविजन के बारे में देखें, टीवी। टीवी पर तो अभी जैसे मैंने कहा, जितने विज्ञापन आते हैं उन विज्ञापनों में 75% विज्ञापन वो हिंदी के हैं। केवल विज्ञापन ही आते हैं क्या टीवी पर? तो धारावाहिक आते हैं, है ना, मतलब सीरियल्स कहा जाता है, धारावाहिक आ जाते हैं। उसके बाद फिल्में आ जाती हैं, गाने आ जाते हैं, समाचार आ जाते हैं, खेल प्रसारण होता है। और ये सभी प्रसारित कार्यक्रमों का सबसे ज्यादा हिस्सा टेलीविजन पर, टीवी पर दिखाए जाने वाला किस भाषा में होगा? किस भाषा में है? हिंदी। 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 आज सैकड़ों न्यूज चैनल है, एबीपी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक टीवी, जी टीवी, हम नाम गिनाए जाए, बहुत से चैनल आज हिंदी के हैं, न्यूज चैनल। मराठी के प्रादेशिक भी हैं, लेकिन एक उंगलियों पर गिने उतने हैं। सबसे ज्यादा फिल्में कौन सी प्रसारित होती है टेलीविजन पर? हिंदी फिल्म। हिंदी। टेलीविजन पर हिंदी फिल्में, हिंदी विज्ञापन, हिंदी गाने, हिंदी समाचार पत्र, यहां तक कि स्टार स्पोर्ट्स और ईएसपीएन जैसे खेल चैनल जो होते हैं, स्पोर्ट्स चैनल, उसमें भी आजकल हिंदी कमेंट्री में ही दिखाया जाता है। हम डिस्कवरी भी देखते हैं। डिस्कवरी किस भाषा में चलता है अभी? अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी चलता है। हाँ, हिंदी में भी चलता है डिस्कवरी, अगर आप सुने तो डिस्कवरी हो, चाहे और कोई हो, चाहे न्यूज चैनल हो, मतलब टेलीविजन पर भी सबसे ज्यादा अगर मोनोपोली है तो किस भाषा की है? हिंदी। हिंदी की है। मतलब जितनी बाजार के क्षेत्र में हिंदी की देखी जाती है, जितनी न्यूज समाचार पत्रों में भी देखी जाती है, उतनी ही टेलीविजन। तो हिंदी कोई विशिष्ट वर्ग की भाषा नहीं, हिंदी सभी की है, इसलिए वो ज्यादा प्रसारित है। अंग्रेजी विशिष्ट लोगों की भाषा है, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की भाषा है, सोफिस्टिकेटेड लोगों की भाषा है। आपको पता है भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, कितने परसेंट होगी, कितने हैं, कितने होगी, अंदाजा लगाइए। 5 to 10% होगी। बिल्कुल सही है, 5 to 10% तो बहुत कह दिया आपने। तो 5 से 6% में है सिर्फ। मतलब भारत के बाकी के 94%, 94% लोग अंग्रेजी को जानते तक नहीं, अंग्रेजी को समझते तक नहीं। फिर वो जनभाषा बनेगी क्या? फिर वो नहीं बनेगी, फिर वो सामान्य लोगों की भाषा बने नहीं, हमारे पहुंच से बहुत दूर है। हमें आती भी हो, समझती भी हो, तो भी हम उसका व्यवहार में उपयोग ज्यादातर करते नहीं है, क्योंकि व्यवहार में उपयोग हिंदी का और हमारी मातृभाषाओं का होता है। तो टेलीविजन में भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा योगदान जो है वह हिंदी का ही है। अब फिल्में लेते हैं, फिल्में,
बॉलीवुड है ना, हॉलीवुड बॉलीवुड हम कहते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा धंधा चलता है? हिंदी फिल्मों का चलता है, अंग्रेजी फिल्मों का चलता है, या प्रादेशिक भाषाओं का चलता है? हिंदी हिंदी फिल्म का। स्वाभाविक है। बॉलीवुड। हाँ, आज केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बॉलीवुड, हिंदी की महत्ता को बढ़ाया है बॉलीवुड ने। आज सबसे ज्यादा फिल्में हिंदी के देखते हैं। अगर कोई कहा तो कोई हिंदी चैनल, हिंदी मराठी फिल्म देखो या हिंदी फिल्म देखो, तो हम चूज करेंगे कि भाई हिंदी फिल्म देखेंगे। यहां तक कि जो टॉलीवुड है, टॉलीवुड मतलब जो तमिली फिल्में होती है ना इधर, मतलब दक्षिण की फिल्में, वो फिल्में तक आज हिंदी में डब करके दिखाई जाती है ना। साउथ की फिल्में वो भी डब करके हिंदी में दिखाई जाती है। तो हिंदी ने, जैसे लगान जैसी फिल्म हो या बहुत सी फिल्में ऐसी हो जिनको ऑस्कर तक पहुंचाया है, तो हिंदी की लोकप्रियता, मतलब चीन, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, एशियाई राष्ट्रों में भी हिंदी फिल्में ज्यादा चलती है। बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती है, बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती है हिंदी फिल्म। तो देश विदेशों में हिंदी फिल्में प्रसिद्ध है, हिंदी फिल्में लोकप्रिय है, उन फिल्मों को देखा भी जाता है। तो बॉलीवुड ऐसा क्षेत्र है जिसने हिंदी की लोकप्रियता को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। मतलब हम बिल्कुल समझ गए कि चाहे वो भारतीय चाहे वो बाजार हो, चाहे वो समाचार पत्र पत्रिकाएं हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो या फिल्में हो, इन सभी क्षेत्रों में किसकी मोनोपोली है? आप हिंदी। हिंदी की ही है। अब हम देखेंगे समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में। आज तक कंप्यूटर के क्षेत्र में अंग्रेजी की मोनोपोली थी, मक्तेदारी जिसको कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो मक्तेदारी, या वो जो सर्वोच्च स्थान अंग्रेजी को मिला है ना, उसको हिलाने का काम भारतीय भाषाएं कर रही है, उसको हिलाने का काम। हाँ, अभी भी वो अंग्रेजी की तुलना में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे है, बिल्कुल पीछे, लेकिन उसके साथ साथ चलने का काम ये भाषाएं कर रही है। आज गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्होंने यूनिकोड की निर्मित की। यूनिकोड का मतलब क्या है? एक ऐसा फॉन्ट है जो वैश्विक फॉन्ट कहा जाता है। पहले क्या होता था, मराठी फिल्म, मराठी टाइपिंग और अंग्रेजी हिंदी में टाइपिंग की तो प्रॉब्लम आता था। मतलब अगर मेरे पास एक फॉन्ट है सुरेख नाम का, यहां मैंने मराठी में सुरेख नाम के फॉन्ट में टाइप कर दिया और कोई मेल भेज दिया दूसरे को, वो तभी दिखेगा जब उसके पास, उसके कंप्यूटर पर सुरेख फॉन्ट इंस्टॉल होगा। तो नहीं तो फिर डब्बे डब्बे आते थे पहले, है ना, ऐसे। अब वो नहीं रहा, अब वो जमाना नहीं रहा। अब यूनिकोड है, एक मंगल फॉन्ट, बहुत से ऐसे फॉन्ट है यूनिकोड के, जिसमें आप टाइप करो, उधर आप पढ़ पाएंगे, कहीं भी उसको खोलो, उसको मराठी में हिंदी में आप खोल पाएंगे। इसलिए आप कीबोर्ड पहले हिंदी और अंग्रेजी मराठी के आते थे, उसको मुश्किल जाता था। अभी अंग्रेजी कीबोर्ड पर ही हम टाइप करके हिंदी हम पढ़ सकते हैं। गूगल ने तो ऐसी सुविधा निर्माण करके दी है, जैसे स्पीच, आप सिर्फ बोलो और उधर क्या हो जाएगा, हिंदी में आ जाएगा टाइपिंग, आप बोलो और उधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी जो है हिंदी में पढ़ा जाता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी आजकल हिंदी में बहुत अधिक प्रगति कर ली है। और कंप्यूटर में इंटरनेट, लैपटॉप, ईमेल, फैक्स, वेबसाइट्स, वेब पोर्टल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह पर हिंदी छाई हुई है। सभी जगह पर हिंदी का प्रयोग हमें देखने के लिए मिलता है। इस तरह से बाजार के क्षेत्र में दुनिया भर के लोगों को प्रलोभित कर रही है हिंदी। संचार माध्यमों के क्षेत्र में भी सबसे सर्वोच्च स्थान पर हिंदी ही पहुंच चुकी है। मतलब भारत के अंतर्गत अंग्रेजी के स्थान पर जो मोनोपोली थी उसको तोड़कर हिंदी सभी क्षेत्रों में एक उच्च स्तर पर जाकर पहुंची है। यह सब किस लिए हुआ? यह सब ग्लोबलाइजेशन के कारण। बाजार, पैसा बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, तो व्यापार बढ़ गया तो फिर भाषा की भी जरूरत पड़ी, तो इसके माध्यम से हुआ। एक पार्ट आज हमने समझ लिया वैश्वीकरण का, कि वैश्वीकरण में हिंदी का क्या स्थान है। हम कल इसी पार्ट को आगे ले जाते हुए और भी
अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, कनाडा, पाकिस्तान, ऐसे देशों में हिंदी की क्या स्थिति है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको समझ में आ गया आज का विश्लेषण? हाँ सर। हाँ, थोड़ी मर्यादाएं होती है मित्रों, क्योंकि कैसा है कि क्लास में पढ़ाना थोड़ी अलग बात है। मुझे आपके हाव भाव नहीं दिखाई पाते नहीं कि सर। हाँ, आप समझ पा रहे हो या मेरी बात आप तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। आप कुछ बच्चे तो शांत बैठ जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ ना उन तक मेरी बात ठीक से पहुंची या नहीं पहुंची। समझ गए आप इस बात को? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, और ये वीडियो भी आपको मैं आप तक है ना पहुंचा। बनाया हुआ सर? हाँ, क्या है ना कहा? सर ऑलरेडी वीडियो? नहीं नहीं नहीं, वैश्वीकरण, वीडियो बना हुआ है ना सर? नहीं नहीं, लेकिन वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का वैश्वीकरण का है ना? वीडियो नहीं है, वो टेक्स्ट भेजा है मैंने आपको। ऐसा? हाँ। हाँ, तो वीडियो मैं बनाऊंगा, और इस लेक्चर के आप 1-2 दिन में आपको वो मिल जाएगा। आप उसको फिर सुन लेने के बाद आपको अच्छी तरह से बाद में डिटेल समझ में आ जाएगा। या मैं संक्षिप्त रूप में ही विवेचन करता हूँ, क्योंकि थोड़ी मर्यादाएं, समय की, टेक्नोलॉजी की सभी मर्यादाएं आ जाती है ना। तो कल और हम इसी पार्ट के, इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर। थैंक यू।